Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महाराष्ट्र के पुणे में सम्मानित किया गया। सीएम भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से उन्हें दिया गया। बता दें कि महात्मा फुले पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस साल के पुरस्कार के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी आभार जताया और कहा कि ज्योतिबा फूले ने वंचित वर्गों के लिए काम किया है। उन्होंने लोगों की समस्या को पहचाना और क्रांतिकारी काम किए। इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के कण गवाही हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं। गोबर से केवल खाद नहीं बनाया, 14 लाख क्विंटल हमने खाद बनाया। और जब भारत सरकार ने हमें खाद की कटौती की तो वही वर्मी कंपोस्ट है जिसे मिलाकर हम इस साल खेती किए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार डीएपी यूरिया की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इस बात को किसान समझ ले। और तब ये ज्योतिबा फुले का रास्ता है कि गौ माता की सेवा करो, गोबर इकट्ठा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, खाद बनाओ, उससे खेती करो। परसों ही हमने संविधान दिवस मनाया। वो संविधान जिस हम सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, और वही संविधान आज खतरे में है। जो आपको बराबरी का अधिकार देता है वही संविधान खतरे में है। वो संस्थाएं खतरे में हैं, उसे आपको बचाने की जरूरत है। यदि संविधान नष्ट हो गया तो समझ लीजिए आपके सारे अधिकार जो मिले हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर लौट आए हैं। लौटने के बाद सीएम ने मीडिया से बात की और पुणे में मिले महात्मा फुले समता पुरस्कार को एक बड़ा सम्मान बताया और कहा कि ये सम्मान मुझे मिला है, सही मायने में छत्तीसगढ़ को मिला है। जो बात ज्योतिबा फुले ने कही थी, छत्तीसगढ़ सरकार उसी के हिसाब से काम कर रही है। साथ ही यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है, सभी चाह रहे हैं कि योगी की सरकार बदलनी चाहिए। उधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहली और दूसरी लहर में समय रहते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक हुई होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। सीएम ने राजभाषा दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई भी दी। ये सम्मान मुझे मिला और सही मायने पे है छत्तीसगढ़ को मिला है कि जो समतामूलक जो समाज की कल्पना जो ज्योतिबा फुले ने की थी, आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का है। राजभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के आज स्थापना हुई, सबकर बधाई। सब छत्तीसगढ़ी राजभाषा पर हमारी सरकार लगातार काम करत है। चाहे वो प्रारंभिक जो शिक्षा है, न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि और जिन छत्तीसगढ़ की जिन बोली है, तीनों मन में वो पाठ्यक्रम पहली दूसरी के करके मातृभाषा में लड़का मतलब सिखाया कि जो हमारा प्रयास है, तो हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, रायपुर पहुंचे हैं। कोंडागांव में कल जन जागरण पदयात्रा में वो शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव। कोंडागांव में कल जन जागरण पदयात्रा में वो शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी हर वार्ड में बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकों का दौर आगामी 3 दिनों तक चलेगा। इन बैठकों में चुनाव के मद्देनजर स्थानीय मुद्दे रखे जाएंगे और जीतने वाले प्रत्याशियों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके बाद पार्टी हाईकमान इनमें से प्रत्याशी का नाम तय करेंगे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक 30 नवंबर को रायपुर में होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन आज शाम रायपुर पहुंच चुके हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। सभी लोग क्षेत्र में चले गए हैं, बैठकों का दौर सब शुरू कर दिए हैं और सबका एक तिथि तय किए हैं, कब क्या करना है, कब क्या बैठक लेना है और उसके अनुसार सभी लोग हमारे नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में भी। और इस बार जो 15 जगह चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता उसमें मिलेगी। संगठन स्तर पर एक तैयारी करना है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक होमन जाही और हर वार्ड में वहाँ के जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भेंट करके मामला तय करी, पैनल लानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। रिसाली नगर निगम में पहली बार होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। इसके साथ ही आवेदन भी जमा कराए गए। यहां 40 वार्डों के लिए संगठन की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी आज सौंप दी है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, निगम चुनाव पर्यवेक्षक चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिसोदिया सहित अन्य मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी आवेदकों से टीम ने प्रश्न किए, जिसके आधार पर इनका अवैधता क्रम बनाकर चयन समिति को सौंपा जाएगा। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मापदंडों पर खरा उतरने वालों को ही टिकट दी जाएगी। वहीं क्षेत्र विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि आवेदन पर प्रदेश चुनाव समिति निर्णय लेगी। प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सिफारिश जाएगी यहाँ से और आज जो यहाँ आवेदन है उसको हम लोग फाइनल नहीं कर सकते। ये प्रदेश चुनाव समिति ही उसको अंतिम रूप देती है और प्रदेश चुनाव समिति ही निर्णय करेगी। तो यहाँ से जितने आवेदन हमने प्राप्त किए हैं वो उसका सिफारिश करके क्रमांक 1, 2, 3 लगा के भेजेंगे। वे प्रभारी मंत्री आज 1-to-1 हर कैंडिडेट से मिले, उनसे चर्चा की, जानकारी ली कि कब से कांग्रेस में है, किस आधार पे जीतने की बात करते हैं, क्यों टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो सबसे प्रभारी मंत्री जी ने चर्चा किया है। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में ऐसी ही 2 तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर महासमुंद के बागबहरा की है, जहां आज कांग्रेस की ओर से जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। नगर के वार्डों में महंगाई के खिलाफ रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक किया गया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता ने महंगाई का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जन जागरण पदयात्रा में वो शामिल हुए। रामभाटा गांव में सभा को संबोधित किया। राजस्व मंत्री ने विधायक राम कुमार यादव की मांग पर चंद्रपुर उप तहसील को तहसील का दर्जा देने का भी वादा किया और कहा कि महंगाई की मार से सभी लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय पहुंचे थे। गोपाल राय ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस 4 महीनों में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसमें सदस्यता महाअभियान चलाने के साथ कई स्तरों पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं
उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इधर आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने बताया कि युवाओं, महिलाओं, अनियमित कर्मचारियों के हक के लिए आम आदमी पार्टी मैदानी लड़ाई लड़ेगी। अभी तो ये लड़ाई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेके संगठन और स्थानीय मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ने के लिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के ही मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, किसान मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा भी मुद्दा है, जिसको विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने बोला लेकिन किया नहीं। आज जब वो सत्ता में है तो तमाम वो मुद्दे जहां पर दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस असफल हो रही है, वो सभी मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन उसीलिए था कि लोग हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में उनमें एनर्जी भरे। आने वाले समय में जैसा अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगातार कार्यकर्ताओं से हम लोग संवाद करेंगे, गांव-गांव जाके लोगों का सदस्यता कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस है। राजभाषा दिवस के मौके पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राजभाषा आयोग ने आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए और 19 साहित्यकारों, भाषाविदों को सम्मानित किया। इस दौरान भगत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगे जाने पर कहा कि हमारा काम प्रयास करना है। हम जनता और मिलर्स की तरफ से अनुरोध करते हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए, लेकिन विपक्ष की कोई पहले से लेकर नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ के मुद्दों के लिए पता नहीं क्यों इनकी आवाज अटक जाती है। वहीं नीति आयोग में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के मुखिया छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हमारे फंड रुके हुए हैं, जीएसटी से लेकर एक्साइज तक का पैसा अटका हुआ है। भारत सरकार के मुखिया हर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करत है। हमारा छत्तीसगढ़ के हिस्सा है वो पैसा मतलब रोक दे। जीएसटी के जो कंपनसेशन मिलना है, जो क्षतिपूर्ति मिलना है, ओला रोक दे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप सर्वोच्च पद पे हो, सब जन एक नजर से देखो। आज हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत परेशान है कि उनके के चावल नहीं ली हो तो भयावह स्थिति हुई। आप इनमें दृष्टिकोण बदलो। प्रदेश भर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यशैली से प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़े, तो वहीं पद्मभूषण और पद्मश्री तीजन भाई भी प्रोफेशनल कांग्रेस के सांस्कृतिक कार्यों को देखते हुए इसमें शामिल हो गई हैं। इस दौरान तीजन भाई ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी लोक कला, संगीत और पंडवानी से दूर होती जा रही है। युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की प्राचीन कला, सभ्यता और पंडवानी से अवगत कराने के लिए वो प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ना कहीं भी राजनीतिक नहीं है। उनका मानना है कि प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से उन्हें एक ऐसा मंच मिलेगा जिसमें वो राजनीति से अलग होकर सिर्फ और सिर्फ समाज को छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराने का काम करेंगे। तीजन भाई जी से जब हमारी पहली चर्चा चालू हुई थी तो उनसे जब हम लोग बात किए तो उन्होंने बताया कि वो माननीय ऑनरेबल सीएम से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी कला को प्रमोट करते हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, उससे वो प्रभावित होकर हमसे जुड़ने में और सहमत थी। पहले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धारा फाटा वो पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनसे वर्तमान समय की तकनीक और उन्नत खेती के बारे में चर्चा की। दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक खेती के लिए सबसे उन्नत स्थान माना जाता है और धमधा ब्लॉक में उगाए गए फल, फूल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य राज्यों और विदेशों तक जाते हैं। दुर्ग जिले का प्रसिद्ध जेएस फार्म्स भी एशिया का सीताफल उत्पादन का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें, गुजरात के राज्यपाल प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के जनक माने जाते हैं। उन्होंने रासायनिक खेती को लेकर एक विशेष अभियान भी छेड़ा हुआ है। वो सभी इलाकों के किसानों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करने और सिखाने के लिए विशेष मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को इजाद किया है, जिसमें हानिकारक और जहर युक्त पदार्थों का उपयोग खेती में नहीं किया जाता है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, धरती की फर्टिलिटी कम होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, पानी का प्रदूषण भी बहुत हो गया है
और रासायनिक के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल महोदय जी आए हैं, ये प्राकृतिक खेती के जनक कहे जाते हैं, हम लोग इनके शिष्य हैं। यहाँ दुर्ग प्रवास के दौरान इनका भी मन था कि जो ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम देखें, और हमारा भी ये मन था कि हमारे किसानों को ये संदेश दें। कवर्धा में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश स्तरीय इस आयोजन में 50,000 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें देश भर के अलग अलग जगहों से आए साधु संत और राष्ट्र कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से महामंडलेश्वर हरिहरानंद, स्वामी परमानंद, राम रूपदास प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। फिलहाल उनके आने की अभी तक सहमति नहीं मिली है। आयोजन की तैयारियों के लिए गांव-गांव में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। समाज के अंदर हिंदू भाव का जागरण हो, केवल एक ही उद्देश्य है। और जो भी समस्या आई है, जो कवर्धा में जो घटना भी घटी है, इसके लिए हम अन्य विधर्मी या अन्य धर्मावलंबियों को ज़्यादा दोषी न मान करके, हम हिंदू समाज की अपनी कमी के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अपनी कमी को दूर करने के लिए एक हिंदू संगठन हिंदू भाव के जागरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में आयोजित साहू समाज के दीपावली मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही जिला भाजपा की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भी वो शामिल हुए। इस दौरान रमन सिंह ने भक्त माता आकर्मा की पूजा अर्चना की और मंच से समाज के लोगों को इस आयोजन के लिए बधाई दी। डॉक्टर रमन सिंह ने साहू समाज के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि लंबे समय के बाद कोरोना की वजह से सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। कोरोना ने सामाजिक आयोजनों पर विराम लगा दिया था। साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। साहू जी, विनोद खांडेकर जी। एमपी सीमा से सटे गौरेला इलाके में धान की खपत को रोकने के लिए प्रशासन की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत गौरेला एसडीएम की टीम ने गौरेला की 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1700 बोरी धान जब्त की है। पहली कार्रवाई अंजुनी में हुई, जहां किराना के 2 गोदामों में 1100 बोरी धान जब्त की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई खोडरी में हुई, जहां किसान साहू के गोदाम से अवैध रूप से रखे गए 75 बोरी धान को जब्त किया गया है। वहीं तीसरी कार्रवाई में बनजोरखा गांव के सुब्बालाल मिश्रा के गोदाम में 225 बोरी धान को जब्त किया गया। चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव इलाके में चिटफंड कंपनी के दूसरे डायरेक्टर को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव इलाके में गुरु कृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड के नाम से ठगी कर करोड़ों रुपए की लोगों से ठगी की गई थी। एसपी ने इस मामले में जमाकर्ताओं की रकम को लौटाने के लिए उनकी संपत्ति की छानबीन शुरू कर दी है। चिटफंड कंपनी का दूसरा डायरेक्टर के पकड़े जाने के बाद अब सैकड़ों जमाकर्ताओं को भी अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कंपनी की मालिक की गिरफ्तारी हुई है पत्थलगांव पुलिस के द्वारा, और हमें अब उम्मीद है कि हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं अब हमें वापस हो जाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं जसपुर पुलिस अधीक्षक को कि हमारे अब पैसा वापस हो जाएंगे। अग्रवाल साहब को गुरप्रीत सिंह वो 2 दिन पहले गिरफ्तार हुआ। आज इनके बोर्ड का एक मेंबर वीरेंद्र सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है रायपुर से। और भी जो दूसरे जो सदस्य इसके फरार हैं उनके लिए भी पार्टियां जो हैं वो रवाना की गई हैं और उसकी मॉनिटरिंग श्रीमान एसपी महोदय द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में एक आरोपी आज फिर गिरफ्तार हुआ है 2 दिन के बाद। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम वापस लिया जा रहा है। इस काम को बीज निगम को अब सौंपा जा रहा है। इसे लेकर 22 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुकी है। इस फैसले के बाद महिला स्व सहायता समूह की परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ बस्तर जिले में ही 32 महिला स्व सहायता समूह हैं जो रेडी टू ईट फूड बनाने का काम करते हैं। हर ग्रुप में करीब 12 से 25 महिलाएं हैं। ऐसे में सभी महिलाएं अब बेरोजगार हो सकती हैं। ग्रुप की महिलाओं ने राज्य सरकार से फैसले को वापस लेने के लिए आग्रह किया है। महिला स्व सहायता समूह ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद से फैसला वापस लेने के लिए आग्रह किया है। ऐसा नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। करीब 5000 महिलाओं के बेरोजगार होने का खतरा है। नहीं पढ़ना। रुकिए कहाँ जा रही हैं? रुकिए।
स्वसहायता समूह 73 स्वसहायता समूह काम कर रही हैं और 7300 परिवार इससे प्रभावित होंगी। छत्तीसगढ़ स्तर पे लगभग 21,000 स्वसहायता समूह काम कर रही हैं, जिससे कि 2,10,000 परिवार इससे प्रभावित होंगी। चिंता करना चाहिए कि आने वाला चुनाव समर उनका है, हमारा नहीं है। धमतरी में इन दिनों स्टैंप वेंडर्स के पास 10 और 20 रुपए के स्टाम्प पेपर का टोटा है। इससे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने में भारी दिक्कतें हो रही है। छात्रों को मजबूरी में 20 की जगह 50 रुपए में स्टाम्प खरीदने पड़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों और पालकों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। स्टाम्प पेपर 4 से 5 गुना दाम पर बेचने के आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल कॉलेज में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों को शासन की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने का काम चल रहा है। स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ 20 रुपए का स्टाम्प शपथ पत्र में देना जरूरी है, लेकिन स्टाम्प वेंडर्स के पास 10 और 20 रुपए के स्टाम्प है ही नहीं। यहाँ ना तो 10 और 20 के स्टाम्प तो मिलते नहीं। छोटे छोटे कामों में जैसे कॉलेज छात्रवृत्ति के लिए शपथ देना पड़ता है 10 के स्टाम्प में, तो यहाँ है ही नहीं बोलते हैं स्टाम्प 10 का, 20 का भी नहीं है बोलते हैं। सीधे 50 का खरीदो और 50 का स्टाम्प खरीदो, उसमें भी अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। क्या है 10-20 का स्टाम्प, ये शासन स्तर की बात है और ट्रेजरी में उपलब्ध होने पर ही हम लोग को प्रदान किया जाता है। अगर ट्रेजरी में नहीं है तो हम लोग को स्टाम्प नहीं मिलता। धमतरी में अगर आप कह रहे हैं, पिछले बार मुझे भखारा और क्रूद के शिकायत प्राप्त हुई थी, मैंने वहाँ पर समीक्षा की और पूरी व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ मैंने धमतरी का भी किया था और उसमें मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कतें हैं तो हम उसको दूर करवाएंगे। मरवाही वन मंडल में एक बार फिर हाथियों ने दस्तक दे दी है। इस बार खड़गवा रेंज से 42 हाथियों के दल ने मरवाही वन मंडल के मरवाही रेंज के मगुरदा और गुल्लीडांड गांव में बीच में ही दस्तक दे दी। हाथियों का दल फिलहाल इन दो गांव के बीच में स्थित जंगल में विचरण कर रहा है, जिसे लेकर वन विभाग और हाथी मित्र दल हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। वहीं आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। इधर हाथियों के कारण जिन लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें तुरंत मुआवजा देने का आदेश प्रभारी डीएफओ ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिया है। कोरबा में एसईसीएल के बाकी मोंगरा कोल परियोजना में अंडरग्राउंड काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कोयले का बड़ा हिस्सा गिरने से उसकी मौत हो गई। मामले में कोल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से मजदूरों को मालवाहक गाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद डीजीएमएस की टीम बिलासपुर से रवाना हो गई है, जो हादसों के सही कारणों की जांच करेंगी। आपको बता दें, अंडरग्राउंड परियोजना में ड्रिल मशीन के जरिए कोयला निकालने का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।